यहाँ पर हम देख रहे थे कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे। तो कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हम आगे देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के कॉन्सेप्ट, जैसे स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू द रैंप इनपुट टाइप 2 सिस्टम के लिए। तो हमें निकालना है यहाँ पर इसके लिए टाइप 2 सिस्टम के लिए टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम की बात करेंगे। रैंप इनपुट के लिए हमें स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है। रैंप इनपुट है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालें? रैंप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर होती है टाइप 2 सिस्टम के लिए, वो होती है हमारे पास में 0। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी 0 तो होती है लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? जैसे अगर हम बात करें पोजीशन एरर होती है, वो कैसे दी जाती है? पोजीशन एरर बात करते हैं हम, पोजीशन एरर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पोजीशन एरर दी जाती है के पी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी एस एच ऑफ एस, ये होती है हमारी पोजीशन एरर। इसी तरीके से ये है पोजीशन एरर कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेलोसिटी एरर कांस्टेंट की बात करें, के वी जो होता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, तो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट में क्या होगा, के वी। तो के वी की वैल्यू होती है के वी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। और हम बात करेंगे एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट यानी के ए, एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट इसकी बात करते हैं हम के ए की। तो एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। अब टाइप के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि टाइप स्टेडी स्टेट एरर है, डिफरेंट इनपुट के लिए क्या क्या स्टेडी स्टेट एरर होती है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम। अगर मान लीजिए हमने कुछ इनपुट दिया है, वो सिग्नल दिया है यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप के लिए जो वैल्यू होगी टाइप 0 के लिए होगी 1/1 प्लस के पी, तो यानी पोजीशन एरर होगी यूनिट के लिए। बाकी टाइप यूनिट स्टेप के लिए टाइप 0 1 और टाइप 0 के लिए ये 0 होती है। फिर बात करते हैं यूनिट रैंप की। यूनिट रैंप, यूनिट रैंप में क्या होता है, ये हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी और ये हमारी जो टाइप 1 के लिए है वो हो जाएगी 1/के वी, और ये हमारी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से यूनिट पैराबोलिक की बात करें, अगर इनपुट हम देते हैं यूनिट पैराबोलिक, पैराबोलिक, तो यूनिट पैराबोलिक के लिए ये दोनों हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/के ए, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप 2 सिस्टम के लिए सिस्टम शोज 0 स्टेडी स्टेट एरर। यूनिट स्टेप के लिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर 0 बता रहा है। फॉर दी स्टेप इनपुट एंड रैंप इनपुट आल्सो, रैंप इनपुट के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, 0 स्टेडी स्टेट एरर बता रहा है। एंड फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट, और पैराबोलिक इनपुट के लिए, यूनिट पैराबोलिक के लिए यहाँ पर फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर बता रहा है। तो ये हमें टेबल से पता चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, रेडार ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रेडार ट्रैकिंग सिस्टम या मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, मशीन टूल पोजीशन है, ये किसकी एप्लीकेशन है, यानी किस टाइप के कंट्रोल सिस्टम है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे
radar tracking system, radar tracking system। दूसरा है हमारे पास में मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम। तीसरा है हमारे पास में मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल, मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल। ये हमारे एप्लीकेशन है ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के, ये पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे डीसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम की हम बात करते हैं, डीसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो डीसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है? डीसी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम की बात हम करें तो यहाँ पर कह सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द पोजीशन ऑन द लोड ऑफ द लोड कांस्टेंट, यानी कि लोड कांस्टेंट की जो पोजीशन है उसको कांस्टेंट रखने का काम करेगा। सच ए सिस्टम वेयर आउटपुट पोजीशन इज कीप कांस्टेंट इज कॉल्ड पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम जहाँ पर क्या होगा, आउटपुट की पोजीशन को कांस्टेंट रखा जाता है, आउटपुट पोजीशन जिस सिस्टम की कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रखी जाती है, आउटपुट पोजीशन कांस्टेंट यहाँ पर रखी जाती है। तो ऐसे सिस्टम हमारे कहलाते हैं क्या? पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। द आउटपुट पोजीशन इज सेंस्ड एंड फीडबैक टू द पोटेंशियोमीटर यूज्ड एज एन एरर डिटेक्टर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आउटपुट पोजीशन है उसको सेंस्ड किया जाता है, फीडबैक किया जाता है पोटेंशियोमीटर में, यानी आउटपुट पोजीशन को सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद में फीडबैक करेंगे टू दी पोटेंशियोमीटर, और जो कि यहाँ पर एरर डिटेक्टर का काम करता है, आउटपुट है वो एरर डिटेक्टर का काम करेगा। तीसरा हम बात करें फॉर एनी चेंज इन दी आउटपुट पोजीशन, यानी कोई भी लोड में हम चेंज कर देते हैं, आउटपुट पोजीशन में हम कोई भी चेंज कर देते हैं, द पोटेंशियोमीटर जनरेशन एन एरर सिग्नल proportional to the difference of थीटा आर एंड थीटा एल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है पोटेंशियोमीटर होता है, यहाँ पर एरर डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर यहाँ यूज करते हैं। जो फीडबैक यहाँ पर दिया जाता है वो पोटेंशियोमीटर को दिया जाता है। अब जो आउटपुट से हमने कोई भी चेंज पोजीशन में कोई भी चेंज अगर सेंस किया है तो उसको हम पोटेंशियोमीटर को देंगे। पोटेंशियोमीटर यहाँ पर एरर सिग्नल जनरेट करेगा प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ पोजीशन, आउटपुट पोजीशन एंड इनपुट पोजीशन। और थीटा एर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेफरेंस पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू आइडियल आउटपुट पोजीशन, वो थीटा आर हमारा हो जाएगा। यानी error signal is given to the amplifier and output of amplifier is given to the armature of DC motor। तो यहाँ पर error signal किसको दिया जाता है? error signal यहाँ पर amplifier को दिया जाता है, और amplifier का आउटपुट यहाँ पर दिया जाता है armature of the DC motor, armature of DC मोटर, डीसी मोटर के आर्मेचर को यहाँ पर दिया जाएगा। The DC motor maintain the output shaft position constant and the entire system is called DC position control। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? जैसे कि हमने देखा है रेडार ट्रैकिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का, और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम में यूज करते हैं हम, मशीन टूल पोजीशन में हम यूज करते हैं, और कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका? अगर इसका यूज एप्लीकेशन की बात करें तो रोबोटिक्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अलावा यहाँ पर हम बात करें जो एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पर भी इसका यूज किया जा सकता है।
एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एट्यूनेटर के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एट्यूनेटर, ACTUATORS, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एट्यूनेटर के अंदर यूज कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर हम यूज करते हैं। प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि किस टाइप का हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। जैसे मान लीजिए हमें एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है। ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस की वैल्यू ये दे रखी है 10s-k1 डिवाइड बाई एस प्लस 10। जैसे हमें यहाँ पर ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन कौन से सिस्टम का है ये हमें पता करना है, यानी किस टाइप के सिस्टम का है। तो ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। अगर हम इसकी बात करें, किसका है ये? नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो यहाँ हम बोलेंगे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन है। अगर हम इसकी आगे बात करें कि ये नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, स्टेबल सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम को अगर हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं तो इसकी क्या पहचान है? स्टेबल सिस्टम, तो हम उस सिस्टम को स्टेबल कहेंगे जिसके रूट हैं, कार्टेशियन इक्वेशन के रूट हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में हो, उसको हम कहते हैं स्टेबल सिस्टम। दूसरा हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल सिस्टम किसको कहते हैं? अनस्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके रूट है राइट हाफ में चला जाता है एस प्लेन के, तो वो हमारे सिस्टम अनस्टेबल कहलाते हैं। एक होता है मिनिमम फेज सिस्टम। मिनिमम फेज सिस्टम, मिनिमम फेज सिस्टम क्या होते हैं? तो मिनिमम फेज सिस्टम की बात करें, इट इज ए सिस्टम इन विच पोल्स एंड जीरो नॉट लाई ऑन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन, यानी कि यहाँ पर पोल और जीरो है राइट साइड ऑफ एस प्लेन में नहीं आते हैं, तो मिनिमम फेज सिस्टम कहलाएगा। ना तो पोल आएगा ना ही जीरो आएगा राइट साइड ऑफ एस प्लेन में, तो वो हमारे कहलाएंगे मिनिमम फेज सिस्टम। ना तो पोल आएगा एंड ना ही यहाँ पर जीरो आएगा। किधर? नॉट लाई एट राइट साइड ऑफ एस प्लेन, राइट साइड ऑफ एस प्लेन, तो वो कहलाएगा हमारा मिनिमम फेज सिस्टम। जैसे हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं मिनिमम फेज सिस्टम को यहाँ पर, जैसे लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू पोल माइनस जीरो इंटू माइनस के 90 डिग्री। तो यहाँ पर पोल एंड जीरो और फाइनाइट नंबर ऑफ पोल एंड जीरो, तो जी एस एच एस हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करें नॉन मिनिमम फेज सिस्टम की, एक और सिस्टम होता है हमारे पास है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के अंदर क्या होता है? नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के अंदर इट इज ए सिस्टम इन विच सम ऑफ द पोल एंड जीरो में लाई ऑन द राइट साइड ऑफ ए प्लेन, यानी कुछ यहाँ पर सम पोल एंड जीरो है वो एस प्लेन के राइट में चले जाते हैं, लाई ऑन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन ऑफ एस प्लेन, तो वो कहलाएंगे हमारे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम।
अब इनके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फेज सिस्टम, जैसे हमारा ये एग्जांपल था, tan s माइनस के 1 डिवाइड बाई s प्लस 10। पर हम देखें, ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, लेकिन ये वाला जीरो है, ये हमारा चला जाएगा राइट साइड में। तो जीरो राइट साइड में जाने की वजह से हम क्या कहेंगे, इसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे रूट लॉकस के बारे में हम देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर पोल ऐड करते हैं तो रूट लॉकस में क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन ऑफ पोल, यानी कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, उस ट्रांसफर फंक्शन में अगर हम क्या कर देते हैं, पोल ऐड कर देते हैं, तो पोल ऐड करने से रूट लॉकस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रूट लॉकस में क्या चेंज होगा। तो पहला तो हम कह सकते हैं, सिस्टम है, पोल ऐड करने से सिस्टम, अगर हम ऐड करते हैं पोल, एडिशन टू पोल, तो यहाँ पर रूट लॉकस है, पोल टू दी राइट हैंड साइड, तो पोल हम ऐड कर देंगे तो रूट लॉकस क्या चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। पहला कारण तो ये होगा, रूट लॉकस पुल्स टू राइट हैंड साइड, टू दी राइट हैंड साइड एंड साइड। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा, सिस्टम रेस्पॉन्स गेट स्लोअर, यानी सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि रूट लॉकस के पोल हैं, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन के, और के का वैल्यू वेरी करती है। तो हम रूट लॉकस की डेफिनेशन से अगर बात करें, रूट लॉकस किस काम आता है, तो पर्पज क्या होता है रूट लॉकस को, दी पर्पज ऑफ रूट लॉकस इज डिफाइंड एज, पहला तो हमें अगर सिस्टम की नेचर का पता करना है कि सिस्टम का नेचर कहता है, नेचर ऑफ सिस्टम। दूसरा हमें के की वैल्यू हमें स्टेबिलिटी के लिए फाइंड करनी होती है, के वैल्यू फॉर स्टेबिलिटी, रूट लॉकस से हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं रूट लॉकस से, फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए रूट लॉकस ब्रांच है हमारी, राइट सिस्टम के तरफ जा रही है, इफ द रूट लॉकस ब्रांच मूव टुवर्ड्स द राइट सिस्टम इज लेस स्टेबल, एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये मोर रिलेटिव स्टेबल होगी। अगर हमारी रूट लॉकस जो ब्रांच है, रूट लॉकस ब्रांच अगर हमारी लेफ्ट में जा रही है तो ये मोर स्टेबल होगी, मोर रूट लॉकस ब्रांच की बात कर रहे हैं, लेफ्ट में जा रही है तो मोर स्टेबल होगी। अगर ये लेफ्ट की जगह राइट में जा रही है तो क्या होगी, ये हमारा लेस स्टेबल होगा, यानी हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी इसकी कम होगी, लेस स्टेबल। और इफ द इट इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड आरएच क्राइटेरिया इज द बेस्ट टू फाइंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, तो रूट लॉकस है, अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो ये बेस्ट मेथड है रूट लॉकस का। और अगर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी की जगह हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड करना चाहें, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, तो हमारे पास मेथड होता है आरएच क्राइटेरिया का मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड मान जाएगा, आरएच क्राइटेरिया मेथड, ये हमारा बेस्ट मेथड माना जाता है। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन दी क्लोज लूप एंड ओपन लूप पोल्स। तो क्लोज लूप और ओपन लूप पोल्स में रिलेशन हम देखते हैं। तो ओपन लूप, पहली बात तो हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन
क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप। तो क्लोज्ड लूप और ओपन लूप में रिलेशन हम देखें तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू के एन एस डिवाइड बाई डी एस, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाई। तो यहाँ पर डी एस की वैल्यू 0 है, ओपन लूप पोल्स देगी, और एन एस की वैल्यू 0 है, वो क्लोज्ड लूप पोल्स देगी। यहाँ से हम एन एस की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमें देगा क्लोज्ड लूप पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स। और अगर डी एस की वैल्यू 0 है तो ये हमें देगा ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स की वैल्यू ये हमें देगा। अगर क्लोज्ड लूप पोल्स की बात, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस के टाइम एन एस डिवाइड बाई डी एस। ये हमारा क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी यहाँ पर वो हम निकाल सकते हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी इंटू एस प्लस के टाइम एन इंटू एस इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड लूप पोल्स आर नथिंग बट द सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड 0। तो क्लोज्ड लूप पोल्स यहाँ पर कुछ ही नहीं है, ओपन लूप पोल और क्लोज्ड लूप पोल्स का यानी सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड 0, यानी ओपन लूप पोल्स और 0 का सम होता है क्लोज्ड लूप पोल्स। क्लोज्ड लूप पोल्स क्या होता है, ये ओपन लूप पोल्स एंड 0 का सम होता है, सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड 0। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं के की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो के की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर के की वैल्यू हमें निकालनी है तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू पोल, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ फ्रॉम पोल टू पोल, यानी पॉइंट टू पोल, फ्रॉम पॉइंट टू पोल डिवाइड बाय क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू 0, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू 0, पॉइंट टू 0। अब इसकी बात करें लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी लोकेशन ऑफ पोल डिसाइड्स द स्टेबिलिटी एट द सेम टाइम एडिशन ऑफ जीरोज एंड पोल आर अफेक्ट द सिस्टम बिहेवियर। यानी पोल्स की लोकेशन है यहाँ पर स्टेबिलिटी को बताता है, लेकिन जीरो और पोल ऐड करते हैं तो उससे सिस्टम का जो स्टेबिलिटी बिहेवियर है वो चेंज होता है। जैसे कि एडिशन पोल करते हैं, एडिशन जीरो ऐड करते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ पोल पड़ेगा, या हम ऐड कर रहे हैं जीरो, एडिशन ऑफ 0। तो पोल ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ, दिस मीन्स एडिशन ऑफ लो पावर फैक्टर। पोल ऐड करना है इसका मतलब लो पावर फैक्टर का हम ऐड कर रहे हैं, और अगर जीरो ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाई पावर फैक्टर हम ऐड कर रहे हैं, हाई पावर फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे एडिशन टू पोल में क्या होगा, रूट लॉकस ब्रांच शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। अगर पोल ऐड करेंगे तो रूट लॉकस ब्रांच राइट साइड ऐड शिफ्ट होगी, रूट लॉकस ब्रांच कहाँ से आएगी, राइट साइड जाएगी, राइट साइड। जबकि जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, रूट लॉकस ब्रांच है वो लेफ्ट साइड जाएगी, रूट लॉकस ब्रांच हमारी जाएगी लेफ्ट साइड। और हम बात करें अगर राइट साइड जाएगा तो सिस्टम क्या बनेगा, सिस्टम बिकम मोर ऑसिलेटरी एंड लेस रिलेटिव स्टेबल।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द सिस्टम become मोर ऑसिलेटरी। अगर हम पोल ऐड करते हैं तो मोर ऑसिलेटरी बनेगा, ऑसिलेटरी एंड लेस रिलेटिव स्टेबल, लेस रिलेटिव स्टेबल। जबकि अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं राइट साइड की, यानी कि अगर जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम है मोर रिलेटिव स्टेबल एंड लेस एक्यूरेटली। तो यहाँ पर सिस्टम है मोर रिलेटिव स्टेबल बनेगा, मोर रिलेटिव स्टेबल एंड हम कह सकते हैं लेस ऑसिलेटरी, लेस ऑसिलेटरी। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि नॉइस एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर हम पोल ऐड करते हैं तो नॉइस का जो एलिमिनेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और बैंडविड्थ यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। पोल ऐड करते हैं तो नॉइस एलिमिनेशन इंक्रीज, नॉइस एलिमिनेशन इंक्रीज एंड बैंडविड्थ डिक्रीज। डिक्रीज यानी बैंडविड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, यहाँ पर तो जैसे पोल ऐड करते हैं तो बैंडविड्थ डिक्रीज होती है, नॉइस एलिमिनेशन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर जीरो ऐड करते हैं तो बैंडविड्थ इंक्रीज होती है एंड राइज टाइम डिक्रीज। जब जीरो ऐड करते हैं तो बैंडविड्थ यहाँ पर इंक्रीज होती है, लेकिन हम कह सकते हैं राइज टाइम डिक्रीज, राइज टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बैंडविड्थ तो इंक्रीज हो जाएगी, राइज टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और टाइम कांस्टेंट है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है जीरो ऐड करते हैं तो, टाइम कांस्टेंट डिक्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि बैंडविड्थ डिक्रीज, राइज टाइम इंक्रीज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे बैंडविड्थ डिक्रीज होगी तो राइज टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, पोल ऐड करते हैं तो बैंडविड्थ डिक्रीज, इसका मतलब राइज टाइम इंक्रीज, राइज टाइम इंक्रीज एज पोल शिफ्ट द राइट टाइम कांस्टेंट इंक्रीज एंड सेटिंग टाइम आल्सो इंक्रीज। जो सेटलिंग टाइम है यो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जैसे पोल राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम कांस्टेंट अब इंक्रीज हो जाता है, टाइम कांस्टेंट इंक्रीज। और टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेटलिंग टाइम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेटलिंग टाइम भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, सेटलिंग टाइम इंक्रीज। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे कि जब जीरो ऐड करते हैं तो जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी ये तो हो गया हमारा पोल का कॉन्सेप्ट, पोल ऐड किया तो अब जीरो ऐड करते हैं तो क्या होगा, जीरो ऐड करने पर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इंप्रूव हो जाता है, रेंज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इंप्रूव द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, improve the transient response and range k वैल्यू इंक्रीज। और यहाँ पर क्या होगा, रेंज
के वैल्यू इंक्रीज इंक्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के बाकी बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।